हाँ, आज हम तीसरा चैप्टर आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स पढ़ेंगे। उससे पहले इसकी देखो प्रस्तावना है। जैसे हम कोई गेहूं की किस्में लेते हैं, ए, बी और सी, 3 किस्में ली हैं और ए किस्म की गेहूं की लागत है 25,000 रुपये, बी गेहूं की लागत 20,000 रुपये और सी गेहूं की लागत है 11,000 रुपये। लागत का अर्थ मतलब कि इस पर आप और कैसे भी, जैसे गेहूं खर्चा है या माल ढोने का खर्चा है या और किसी भी प्रकार का खर्चा है, इन ए, बी, सी गेहूं किस्म की जो गेहूं की किस्में हैं उन पर लागत मान लेते हैं ये रुपये हैं और इनका मार्केट में विक्रय मूल्य, इनको बाज़ार में जब बेचा जाता है विक्रय मूल्य मान लेते हैं कि ए किस्म के गेहूं का विक्रय मूल्य है 40,000, बी गेहूं के किस्म का विक्रय मूल्य है 32,000 और सी गेहूं की जो किस्म है वो उसका विक्रय मूल्य मान लेते हैं 10,000 है। तो यहाँ पर लाभ जो होगा वो 15,000 रुपये होगा विक्रय मूल्य। इसको आप क्रय मूल्य, ठीक है, कह सकते हैं। लागत जो होती है वो क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर इसका लाभ जो हुआ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अर्थात 15,000। 40,000 में से 25,000 घटाओ 15,000, 32,000 में से 20,000 घटाएंगे 12,000। यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है, सी किस्म की गेहूं की विक्रय मूल्य कम है यानी कि ऋणात्मक। तो लाभ क्या हुआ? नेगेटिव। तो ये -1,000 रुपये लाभ हुआ। ठीक है। तो इन कहने का मतलब है इनको आंकड़ों को एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है कि ये देखो, ये ए किस्म के गेहूं की लागत और विक्रय मूल्य और ये लाभ है। बी गेहूं की किस्म की का लागत, विक्रय मूल्य और लाभ है। और सी किस्म की जो गेहूं हैं इनकी लागत 11,000, विक्रय मूल्य 10,000 और लाभ हुआ -1,000। तो एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया है। तो ये एक पंक्ति में लिखा गया है, ये दूसरी पंक्ति में, ये तीसरी पंक्ति में। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि लागत को हम एक स्तंभ में लिख रहे हैं, यानी विक्रय मूल्यों को हम एक स्तंभ में लिख रहे हैं और लाभ को हम एक स्तंभ में लिख रहे हैं। तो राशियों को या आपके संख्याओं को या वस्तुओं को किसी पंक्तियों में या स्तंभों में एक व्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह या मैट्रिक्स कहते हैं। तो उपरोक्त मूल्यों को निम्न आयताकार विन्यास के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे ये देखो, मैंने इस पंक्ति में ये लिखे गए हैं, ये दूसरी पंक्ति को लिखा गया है और ये तीसरी पंक्ति को यहाँ पर लिखा गया है और एक कोष्टक में इसको बंद कर दिया गया है। इसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह। तो आव्यूह एक राशियों का या संख्याओं का एक व्यवस्थित क्रम है जिनको हम पंक्तियों में या स्तंभों में एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं। ठीक है। तो इसी की परिभाषा ये नीचे दी गई है, परिभाषा आव्यूह की। ऐसे और से भी बहुत से आंकड़े हैं, जैसे आपके वर्षाओं के आंकड़े भिन्न भिन्न राज्यों के ले लो आप। ठीक है, भिन्न भिन्न राज्यों के वर्षा के आंकड़े ले सकते हो आप, तापमान ले सकते हो या अन्य कोई भी आप आंकड़े इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है। कपड़ों का है, मिलों में जो कपड़े हैं भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, उनके आंकड़े ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यापार में बहुत ही उपयोगी है मैट्रिक्स आव्यूह। ठीक है। तो उपयुक्त बहुत ही उपयोगी है। उपरोक्त मूल्यों को हम आयताकार व्यू में या आयताकार विन्यास के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम आव्यूह कहते हैं। तो इसकी देखो परिभाषा दी गई है। यदि राशियों या संख्याओं, ठीक है, राशियों या संख्याओं को पंक्तियों या स्तंभ के आयताकार वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे व्यवस्थित क्रम को आव्यूह कहते हैं, राशियों या संख्याओं को। ठीक है। पंक्तियों एवं स्तंभों के आयताकार या वर्गाकार विन्यास में लिखा जाता है, ऐसे व्यवस्थित क्रम को हम क्या कहते हैं? आव्यूह कहते हैं। जैसे ये आपके लिखे गए हैं, ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, या इसको हम कह सकते हैं पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पंक्तियों में या स्तंभों में एक सुव्यवस्थित क्रम में लिखा जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं? आव्यूह।
तो यहाँ पर 3 पंक्तियाँ 3 स्तंभ हैं। इसमें भी देखो 3, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, 2 पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ हैं, 1 2 3। तो पंक्तियाँ कितनी भी हो सकती है, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। आव्यूह का क्रम। ठीक है, यदि किसी आव्यूह में एम तो पंक्तियाँ हो तथा एन क्या हो, स्तंभ हो, उसे एम इंटू एन क्रम का आव्यूह कहते हैं। यानी कि आव्यूह का जो क्रम होता है वो एम गुणा एन कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, 3 स्तंभ है, ये 3 इंटू 3 क्रम का है। 3 इंटू 3 यानी 9 क्रम का नहीं, ठीक है, 3 इंटू 3 ही बोलेंगे। ये 3 इंटू 3 क्रम का है। ये 2 तो पंक्तियाँ हैं और 3 स्तंभ है, तो 2 गुणा 3 क्रम का है ये। ठीक है, ये 2 इंटू पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति 2 इंटू 3 क्रम का है। तो m गुणा n क्रम का आव्यूह कहते हैं यदि पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n हो। पहली जो संख्या होती है वो पंक्तियों की होती है और दूसरी जो दूसरी संख्या होती है वो स्तंभों की संख्या होती है। तो ये ध्यान रखेंगे आप ये कि पंक्तियों की संख्या m हो और स्तंभों की संख्या n है, तो इसका क्रम हो जाएगा m गुणा n। अब देखिए आयताकार आव्यूह जो है या उसका व्यापक रूप कैसे होता है। व्यापक रूप यानी कि आप विस्तृत रूप कह सकते हैं। यदि किसी आव्यूह A का क्रम m इंटू n है तो आव्यूह का व्यापक रूप हम निम्न प्रकार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पहला आव्यूह है A11, A12, A1j और डॉट डॉट A1n। इसी तरह ठीक है, ये दूसरी पंक्ति का पहला अवयव है A21, दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A22, A2j और A2n। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति ये आईवीं पंक्ति है। ठीक है, तो AI1, AI2 और AIJ और AIN। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये पहला स्तंभ तो 1 1, दूसरा स्तंभ यहाँ पर देखो 2 आ रहा है, ये जेवा स्तंभ है। ठीक है, A11, A12, A13, A14 आगे डॉट डॉट लगाया गया है, तो A1J देखो A11 तो पहला स्तंभ, A12 दूसरा स्तंभ, A1J ये जेवा स्तंभ है और A1N ये एनवा स्तंभ है। इसी तरह A1J, A1J+1, A1J+2 ये डॉट डॉट आगे बढ़ेगा और ये A1N होगा। ठीक है, इसी तरह दूसरी पंक्ति के अवयव हैं ये 2 1 यानी 2 1, A2 1, A22, A2J। दूसरी पंक्ति के अवयव हैं तो ये 2 2 2। पहली पंक्ति के अवयव 1 1 1 आएगा। आईवीं पंक्ति के अवयव हैं तो AI1, AI2, AIJ, AIN डॉट डॉट इस प्रकार ये आ जाएंगे। और इसी प्रकार से ये एमवी पंक्ति है तो M1 आएगा। ठीक है, AM1, AM2, AMJ, AMN। ठीक है, तो इस प्रकार से हैं, ये इसका व्यापक रूप है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें आप। A11, A12, A13, A14 ये चलता रहेगा ऐसे A12, A13 आगे A13, A14, A5, A15 डॉट डॉट A1J और इसी तरह आगे चलता रहेगा और A1N तक। इसी तरह ये पहली पंक्ति के अवयव हैं तो यहाँ पर पहला अवयव 1 1 होगा। ये दूसरी पंक्ति के अवयव है तो पहला जो संख्या है वो 2 2 2 होगी। ठीक है, और ये पहला स्तंभ है तो यहाँ दूसरी जो संख्या है वो यानी ये पोजीशन बताता है। 1 1 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव है। ये 1 2 का अर्थ है पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। यहाँ पर देखो 2J है तो इसका अर्थ ये हुआ इसकी पोजीशन है दूसरी तो पंक्ति है और जेवा स्तंभ है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके, दूसरी पंक्ति और जेवा स्तंभ। इसी तरह I2 का मतलब है आईवीं पंक्ति और दूसरा स्तंभ है। देखो दूसरा स्तंभ है और ये आईवीं पंक्ति है। इसी तरह अगर तीसरी पंक्ति होती तो हम लेते हैं A3 और पहला स्तंभ होता तो A31। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है आपके व्यापक रूप में लिखा गया है। ये एमवी पंक्ति के अवयव हैं AM1 और AM2। ठीक है, ये दूसरी
स्तंभ का और एमवी पंक्ति का अवयव है। एमवी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। एमवी पंक्ति जेवे स्तंभ का अवयव है। ये एमवी पंक्ति और एनवे स्तंभ का अवयव है, क्योंकि इसका क्रम क्या है, एम गुणा एन है, तो अंतिम अवयव जो होगा वो ए एमन ही होगा। ठीक है, तो इसको संक्षेप रूप में यानी छोटे रूप में, इस बड़े मैट्रिक्स को छोटे रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है कि ए आई जे और एम गुणा एन, जहाँ आई का जो मान होगा वो 1 2 और लेकर 1 2 से कहाँ तक, एम तक होगा आई का मान, क्योंकि आई का मान यानी कि एम तक होगा, 1 से लेकर एम तक। और जे का मान जो होगा वो 1 2 से लेकर कहाँ तक होगा, एन तक होगा। ठीक है, ये संक्षेप में हम इसको छोटे रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी और विचार करेंगे, विस्तृत रूप से विचार करेंगे। हाँ देखिए, यहाँ पर नोट लिखे गए हैं। ये जो है A11 A12 A13 से लेकर AMN तक जो है अवयव है, नहीं A11 A12 AMN, ये अवयव कहलाते हैं। ठीक है, अवयव कहलाते हैं। और AIJ का मतलब है अवयव के IV पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव है। AIJ का मतलब IV पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे मैं लिखता हूँ आपके A34, तो इसका मतलब है ये तीसरी तो पंक्ति है और चौथा स्तंभ है। ठीक है, तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, जैसे मैं कहता हूँ A11 और ये पहली पंक्ति हो जाएगी, A21 ये दूसरी पंक्ति, A31 A32 A33 और A34 यहाँ पर आएगा। तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ और चौथे स्तंभ का अवयव आएगा ये। ठीक है, ये क्या है, पोजीशन बताता है यहाँ, ये अवयव की पोजीशन बताता है कि कौन सी पोजीशन का अवयव है। ये समझ में आ रहा होगा आपके। ये पहली संख्या तो है पंक्तियों की और दूसरी संख्या होती है स्तंभों की। तो A34 का मतलब है तीसरी पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है ये। ठीक है, तो यहाँ पर AIJ का मतलब ये है IV पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। संक्षेप में मैंने अभी बताया है आपको, इसको हम AIJ M गुणा N से व्यक्त करते हैं, जहाँ I का मान तो हो जाएगा 1 2 3 से लेकर M तक। ठीक है, M तक होगा I का मान, M तक 1 से लेकर M तक, और J का मान 1 से लेकर कहाँ तक होगा, N तक। अब हम अवयव के प्रकार पढ़ते हैं और बहुत ही सरल रूप हैं। जैसे मतलब अवयव के जो प्रकार हैं उसमें अवयव के प्रकार नाम के आधार पर ही इनकी परिभाषा है। जैसे पहला है पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति हो, केवल एक पंक्ति वाला अवयव जो होता है वो पंक्ति अवयव कहलाता है। जैसे देखो ये अवयव जो है इसमें केवल एक पंक्ति है और स्तंभ है पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 स्तंभ है। तो अवयव पंक्तियों की संख्या 1 और स्तंभों की संख्या 4, तो इसका क्रम हुआ 1 गुणा 4। तो ये पहली एक पंक्ति और 4 स्तंभ का अवयव है। ठीक है, यानी 1 गुणा 4 क्रम का है। ये भी देखो इसमें एक पंक्ति है लेकिन 3 स्तंभ हैं, 3 संख्या हैं, यानी 3 स्तंभ कह सकते हो आप। तो 1 गुणा 3 क्रम का है, एक पंक्ति 3 स्तंभ है, इसलिए 1 गुणा 3 क्रम का। तो ये पंक्ति अवयव मतलब एक पंक्ति के रूप में लिखे गए हैं अवयवों को, तो ऐसा अवयव जो है वो पंक्ति अवयव कहलाता है। इसी तरह स्तंभ अवयव वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, स्तंभ अवयव कहलाता है। देखो ये एक स्तंभ है जिसमें कितने अवयव हैं, 2, तो एक स्तंभ में 2 अवयव हैं, अर्थात ये 2 तो पंक्तियां हैं, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति और एक स्तंभ है, तो 2 गुणा 1 क्रम है। इस अवयव का क्रम क्या है, 2 गुणा 1। इसमें ये देखो स्तंभ 1 है तो एक स्तंभ अवयव है, पंक्तियां हैं 1 2 और 3, तो 3 तो पंक्तियां और एक स्तंभ है, तो 3 गुणा 1 क्रम हुआ इसका। इसी तरह इसमें देखो 4 अवयव हैं, 4 2 1 5, ये 4 अवयव हैं, तो एक स्तंभ है और 4 पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, ये 4 पंक्तियां हैं इस प्रकार। ठीक है, पंक्तियों के रूप में 4 हैं, स्तंभ ऐसे हैं, पंक्तियां होती है ऐसे स्तंभ होते हैं। तो एक स्तंभ है तो 4 गुणा 1, तो ये स्तंभ अवयव हो गया। अब
नहीं, परिभाषा के अनुसार ही इनकी यानी नाम के आधार पर ही परिभाषा है। तो पंक्ति अवयव, एक पंक्ति जिसमें हो तो वह पंक्ति अवयव, और स्तंभ अवयव जिसमें एक स्तंभ हो वह अवयव तो वह स्तंभ अवयव कहलाता है। शून्य अवयव, शून्य अवयव वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, शून्य अवयव कहलाता है। ये किसी भी क्रम का हो सकता है, जैसे 1 गुणा 1 क्रम का है तो केवल 1 गुणा 1 मतलब एक पंक्ति एक स्तंभ है, और इसको हम ओ से व्यक्त करते हैं या शून्य से व्यक्त करते हैं। ओ लिख दो या शून्य कह दो, तो शून्य से व्यक्त करते हैं, शून्य बड़ा शून्य लिखते हैं इसको, शून्य अवयव को। तो इस प्रकार से इसमें देखिए 2 इंटू 2 क्रम का है, 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, सारे के सारे अवयव क्या हैं, शून्य हैं। ये 2 इंटू 3 क्रम का है, ये 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, और सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो किसी भी क्रम का शून्य अवयव हो सकता है, ठीक है, इसको हम शून्य से ही व्यक्त करते हैं। और ये 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो 3 इंटू 3 ये शून्य अवयव है। तो प्रत्येक अवयव शून्य हो उसको हम शून्य अवयव कहते हैं, और इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चौथा है आपके वर्ग अवयव। वर्ग अवयव वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो वह वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे देखो 2 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ हैं, 2 गुणा 2। अब अवयव कोई भी हो सकते हैं, अवयव के मान कुछ भी हो सकता है इसमें। ये 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, तो वर्ग अवयव है। यहाँ पर देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये nवीं पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और nवां स्तंभ। स्तंभ और पंक्तियों की संख्या n गुणा n है, यानी कि n तो पंक्तियां हैं और n ही स्तंभ है, तो ये वर्ग अवयव है, ठीक है। इसी तरह आपके आता है विकर्ण अवयव। वह वर्ग अवयव, विकर्ण कहाँ होता है, वर्ग में ही होता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसे कहते हैं, वह वर्ग अवयव, वर्ग अवयव होना आवश्यक है जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए, विकर्ण अवयव कहलाता है। जैसे ये 1 गुणा 1 क्रम का विकर्ण अवयव है, इसमें 1 यानी कि ये आपके 4। इसी तरह 2 इंटू 2 क्रम का विकर्ण अवयव, देखो ये विकर्ण अवयव है, इसमें इनके अतिरिक्त सारे अवयव क्या हैं, शून्य, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। ये विकर्ण मुख्य विकर्ण नहीं कहलाता है, ऐसे ये मुख्य विकर्ण है। मुख्य विकर्ण यहाँ से प्रथम अवयव और अंतिम अवयव को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य विकर्ण कहलाती है। प्रथम अवयव, अंतिम अवयव, ठीक है, ये मुख्य विकर्ण कहलाता है। इसके अतिरिक्त सारे अवयव क्या होना चाहिए, शून्य। जैसे ये मुख्य विकर्ण है, इनके अतिरिक्त सारे अवयव क्या हैं, शून्य हैं, तो ये आपके विकर्ण अवयव कहलाता है। विकर्ण अवयव में केवल विकर्ण के अवयव के मान होते हैं, बाकी शेष अवयवों के मान क्या होते हैं, शून्य होते हैं। छठा है अदिश अवयव। अदिश अवयव की क्या परिभाषा है, वह विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव होना आवश्यक है जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। अभी हमने पढ़ा था विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव में क्या होता है, सारे के सारे अवयव विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सारे अवयव शून्य होते हैं। लेकिन मुख्य विकर्ण के अवयव यदि सभी समान हो जाए, जैसे ये 1 1 1 हो जाए, या 3 3 3 हो जाए, या 5 5 5 हो जाए, तो ये कहलाता है अदिश अवयव कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके ये है मुख्य विकर्ण अवयव, 1 गुणा 1 क्रम का है, सभी अवयव समान है, मुख्य एक ही अवयव होता है इसमें। यहाँ पर देखो मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या हैं, ये सभी क्या है, समान है, शेष अवयव क्या है, शून्य। मुख्य विकर्ण के अवयव समान और शेष अवयव शून्य हो, ये आपके अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो -5 -5 -5, शेष सभी अवयव क्या हैं, शून्य। मुख्य विकर्ण के अवयव समान, शेष अवयव शून्य हो, तो ऐसा वर्ग अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, वह वर्ग अवयव, विकर्ण के स्थान पे वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान, शेष अवयव शून्य हो, ठीक है। विकर्ण अवयव में क्या होता है, विकर्ण अवयव में शेष मुख्य विकर्ण के सभी अवयव होते हैं जिसमें शेष अवयव क्या होते हैं, सभी शून्य होते हैं। तो मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो,
वह विकर्ण अवयव कहलाता है। और विकर्ण अवयव के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव अगर समान हो जाते हैं तो अदिश अवयव कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये विकर्ण अवयव भी है और अदिश अवयव है। तो अदिश अवयव क्या होता है? एक विकर्ण अवयव ही होता है, विकर्ण अवयव होता है। तो ये इसको विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं, अदिश अवयव भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर आता है आपका इम्पोर्टेंट इकाई अवयव। ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। वह इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। वह विकर्ण अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो? इकाई हो, एक हो। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव 1 1 होने चाहिए। मुख्य विकर्ण के अवयव सारे अवयव 1 1 होने चाहिए। ठीक है, तो 1 हो या इकाई हो तो इकाई अवयव कहलाता है। तो वह विकर्ण अवयव कह सकते हो या वह अदिश अवयव भी कह सकते हो, क्योंकि अदिश अवयव में भी क्या होते हैं? ये सारे अवयव समान, तो इसको अदिश अवयव भी कह सकते हो। विकर्ण अवयव भी है, ये अदिश अवयव भी है और यूनिट अवयव। तो एक इकाई अवयव जो होता है वो अदिश अवयव भी होता है, विकर्ण अवयव भी कह सकते हैं इसको। लेकिन अदिश अवयव को आप इकाई अवयव नहीं कह सकते। ये अदिश अवयव तो है लेकिन आपके इकाई अवयव नहीं है। तो ये देखो, ये इकाई अवयव है जिसमें मुख्य विकर्ण के सारे अवयव, ये 1 × 1 क्रम का है। हाँ, ध्यान रखेंगे इकाई अवयव को हम किस से व्यक्त करेंगे? आई से व्यक्त करेंगे। जैसे I1, तो ये 1 × 1 क्रम का इकाई अवयव है। ठीक है, इसमें केवल एक ही अवयव है। I2 का मतलब है 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव। ठीक है, और I3 का मतलब है 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव। मुख्य विकर्ण के सारे अवयव इकाई होते हैं, बाकी शेष अवयव क्या हो? शून्य हो। इस प्रकार के अवयव को हम इकाई अवयव कहते हैं। इसको व्यापक रूप में हम ऐसे कह सकते हैं IN का मतलब n × n क्रम का इकाई अवयव है AIJ, और AIJ का मान शून्य होगा यदि I बराबर नहीं है J के, और इसका मान 1 होगा। जैसे देखो A11 A22 का है मान है, ये A11 यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। A22 दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव है। A33 तीसरी पंक्ति तीसरे। तो यहाँ पर I और J का मान जब समान होगा तो इनका मान, जैसे A11 I11 यानी कि I का मान 1, J का मान 1, I बराबर J का मतलब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, तो इसका मान 1 होता है। यानी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? 1 1 होते हैं। तो ये I बराबर J होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार। आप तो इसमें ये याद रखेंगे I1 I2 I3 ये 1 × 1 क्रम का इकाई अवयव है, 2 × 2 क्रम का इकाई अवयव है, और ये 3 × 3 क्रम का इकाई अवयव है। आपके अधिकतर कोर्स में 3 × 3 क्रम के प्रश्न हैं। आपके 4 × 4 क्रम के बहुत कम प्रश्न हैं, है ही नहीं, मतलब कह सकते हैं अधिकतर आपके 3 × 3 या 2 × 2 क्रम के ही प्रश्न हैं। उसके पश्चात आता है आपके त्रिभुजाकार अवयव। उसमें त्रिभुजाकार अवयव में 2 प्रकार होते हैं। एक तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होता है और एक निम्न त्रिभुजाकार अवयव होता है। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव वह वर्ग अवयव होना चाहिए जिसमें मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या हो? शून्य हो। ठीक है, जैसे आपके, तो उसे हम ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहते हैं। जैसे A बराबर यहाँ, या इसको हम व्यापक रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं AIJ M × M, M पंक्तियाँ और M स्तंभ यानी वर्ग अवयव है, जहाँ AIJ का मान शून्य होता है, अर्थात मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो, I का मान J से बड़ा हो। ठीक है, I का मान जैसे आपके ये मुख्य विकर्ण है, ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के अवयव ये क्या है? शून्य है। एक ही अवयव है, मुख्य विकर्ण के नीचे का केवल एक ही अवयव है, ये सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य। तो ये देखो, ये ऊपर त्रिभुज बन रहा है, ये ऊपरी त्रिभुजाकार हो गया। इसी तरह देखो, ये मुख्य विकर्ण है, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव, ये मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है? शून्य है। मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव क्या है? शून्य है। तो ये त्रिभुज कहाँ बन रहा? ऊपर बन रहा है। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स हुआ। देखो, इनको मिलाने पर ये आपके ऊपर त्रिभुज बन जाएगा, तो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव हो जाएगा। यानी मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य होने चाहिए। मुख्य विकर्ण ये है, इसके नीचे के अवयव शून्य है। ये मुख्य विकर्ण है, इसके नीचे के अवयव क्या है? शून्य है। तो ये ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होगा।
और जस्ट इसकी ऑपोजिट परिभाषा है, निम्न त्रिभुजाकार अवयव वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव, इसमें मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव शून्य कर दें तो ये ऊपरी निम्न त्रिभुजाकार अवयव होगा। इसमें आई का मान यानी कि आई यानी पंक्तियों की संख्या अगर स्तंभों की संख्या से छोटी है, उस स्थिति का अवयव जो है वो शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये मुख्य विकर्ण है, इसका ऊपर का अवयव ये 0 है, ये मुख्य विकर्ण है, इनके ऊपर के सभी अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो ये देखो नीचे त्रिभुज बन रहा है, तो ये निम्न त्रिभुजाकार है, ये नीचे की ओर त्रिभुज बन रहा है, ऊपर के सभी अवयव शून्य हैं, तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। ठीक है, आई छोटा है जैसे जैसे देखो यहाँ पर मैं कहता हूँ A2 3, आई का मान 2 और जे का मान 3, A2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव देख लो क्या है, शून्य है। इसी तरह मैं कहता हूँ A1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, देखो आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान 2, एक छोटा है 2 से, एक छोटा है 2 से, तो इसका मान क्या होगा, शून्य। तो यहाँ ए आई जे का मान शून्य होगा कब, जब आई का मान जो जे का मान से छोटा होना चाहिए, यानी A1 2 का मान कितना है, देखो 0 है। देखो A1 2 मतलब पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है, देखो शून्य है। A1 3, आई का मान 1 और जे का मान 3, ए आई का मान जो है जे के मान से छोटा है, इसलिए इसका मान देखो शून्य है। A1 3 का मान के देखो शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान जे से छोटा होना चाहिए, यानी ऊपर वाले अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। और यहाँ देखिए ये देखो A2 1 पोजीशन का है, यहाँ पर जो आई का मान है जो जे से आई का मान 2, जे का मान 1, तो जे आई का मान 2, जे का मान 1, 2 बड़ा है 1 से, तो इस पोजीशन में ऊपरी त्रिभुजाकार में आई बड़ा होता है जे से। ए आई जे का मान शून्य कब होता है, जब आई जे से बड़ा होता है, यानी जैसे देखो 2 और 1 पोजीशन का अवयव है, तो आई का मान 2 और जे का मान 1 से बड़ा है, इसलिए इसका मान शून्य है। आई का मान 3 और जे का मान 1, 3 बड़ा है 1 से, इसलिए इसका मान शून्य है। 3 बड़ा है 2 से, तो आई A3 2 पोजीशन का अवयव है, तो 3 बड़ा है 2 से, अर्थात 3 बड़ा है 2 से, इसलिए इसका मान शून्य है। 3 3 3, यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसलिए शून्य नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पर केवल आई ए आई जे का मान शून्य होना चाहिए कब, जब आई बड़ा है जे से, तो ऊपरी त्रिभुजाकार होगा, और आई छोटा है जे से, और ए आई जे पोजीशन के अवयव जो हैं वो शून्य होंगे कब, जब आई छोटा होगा जे से, तो ऊपर वाले अवयव क्या होंगे, मुख्य विकर्ण के ऊपर वाले अवयव शून्य होंगे। तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव है, नीचे की ओर त्रिभुज बन रहा है निम्न त्रिभुजाकार, ऊपर की ओर त्रिभुज बन रहा है ऊपरी त्रिभुजाकार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवयव हैं। तो देखो A2 3 यानी दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो छोटा है, यानी आई का मान जे से छोटा है, आई का मान जे से छोटा है, तो उसका मान शून्य है। ठीक है, देखो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ का अवयव है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का अवयव शून्य है। पहली पंक्ति और यानी कि आई का मान 1, आई का मान 1 और जे का मान 3 से छोटा है, आई का मान जे से छोटा है, इसलिए इसका मान शून्य है। तो ये निम्न त्रिभुजाकार अवयव बनते हैं। अब इसमें कुछ बातें नोट करने की है। ए बराबर ए आई जे एम इंटू एम, हम अब पढ़ेंगे अवयव के गुणधर्म। अवयव के गुणधर्म, तो पहला गुणधर्म है परिवर्त अवयव, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, परिवर्त अवयव किसे कहते हैं, यदि किसी अवयव ए की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो प्राप्त अवयव मूल अवयव का क्या कहलाता है, परिवर्तित अवयव कहलाता है, परिवर्त अवयव कहलाता है। क्या है, पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो या आप स्तंभ को पंक्तियों में बदल दो, तो ऐसे जो प्राप्त अवयव होंगे वो मूल अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है, जिसे ए की पावर टी या ए डैश से व्यक्त करते हैं। ए की पावर टी यानी ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसको।
ठीक है, ट्रांसपोज बोलते हैं परिवर्त आयु। तो ए ट्रांसपोज कह सकते हो, या ए डैश से व्यक्त करते हैं इसको। जैसे ए बराबर ए आई जे, एम गुणा एन क्रम का कोई आयु है, तो इसका ट्रांसपोज जो होगा ए आई जे के स्थान पे ए जे आई हो जाएगा, और ये एम इंटू एन के स्थान पे एन गुणा एम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पंक्तियों की संख्या जो है वो स्तंभों की संख्या हो जाएगी, और स्तंभों की जो संख्या है वो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम पंक्तियों को स्तंभ में बदल रहे हैं और स्तंभों को पंक्तियों में बदल रहे हैं। तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या जो हो जाएगी, ये पंक्तियों की संख्या m जो है वो स्तंभों की संख्या, और ये स्तंभों की संख्या जो है वो पंक्तियों की संख्या हो जाएगी जब हम इसका ट्रांसपोज ले। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो 3 पंक्तियां हैं और दो पंक्तियां, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, और 3 स्तंभ हैं। 3, हाँ, जैसे एग्जाम्पल है, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, ए बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज, इस पंक्ति को मैंने बदल दिया स्तंभ में, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया 3 4 -1। ये दूसरी पंक्ति है 2 5 0, ये दूसरा स्तंभ हुआ 2 5 0। ठीक है, यानी इस दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, यानी पंक्तियों को स्तंभ में, ये पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया। या कह दो आप इस स्तंभ को देखो 3 2, पहला स्तंभ को 3 2 पहली पंक्ति बना दी, ये 4 5 स्तंभ है, ये 4 5 पंक्ति है, ये -1 0 स्तंभ है तीसरा, ये तीसरी पंक्ति है। या तो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, यानी पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज कर दो, तो ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये देखो 2 गुणा 3 क्रम का है, ये 3 गुणा 2, ये पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति, 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, तो 3 गुणा 2 क्रम का हो गया। जो 2 गुणा 3 क्रम का था वो 3 गुणा 2 हो गया। अवयवों की संख्या इसमें 6 2 3 6। ठीक है, क्रम ध्यान रखना, 2 गुणा 3 बराबर 6 नहीं लिखना है कि 2 × 3 बराबर 6, ये क्रम हो गया। क्रम को इसी प्रकार से लिखेंगे, 2 गुणा 3 का मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है, 3 गुणा 2 का मतलब है 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो समझ में आ रहा होगा आपके कि पंक्ति देखो, ये पहली पंक्ति 4 -1 2 4 -1 2, अब ये बी मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, ये दूसरी पंक्ति, ये दूसरा स्तंभ बना दिया 5 3 0 5 3 0, ये दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 2 -3 4 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बना दिया। तो पंक्तियों को स्तंभ में चेंज किया, या इस स्तंभ 4 5 2, ये स्तंभ है, ये 4 5 2 पंक्ति बन गया। ये स्तंभ है -1 3 -3, ये स्तंभ, ये पंक्ति बन गई। ये स्तंभ है, ये पंक्ति बन गई। तो कह दो स्तंभों को पंक्ति बना दो या पंक्तियों को स्तंभ में चेंज कर दो, तो वो क्या हो जाता है, इसका ट्रांसपोज हो जाता है, यानी कि परिवर्त आयु होता है। ठीक है, तो परिवर्त आयु समझ में आ गया होगा। अब सम्मित आयु, सम्मित आयु जो होता है वो क्या होता है, एक वर्ग आयु एक सम्मित आयु कहलाता है, यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि ए का जो ट्रांसपोज है वो ए के बराबर हो जाए। ठीक है, ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो सम्मित आयु है, और अगर ए सम्मित है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। यदि और केवल यदि का अर्थ दोनों तरफ इम्प्लाइज दैट है, यानी ए सम्मित आयु है तो ये सत्य है, और अगर ये सत्य है तो ए सम्मित आयु है। जैसे यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें, ये सम्मित आयु है, देखो 3 -5 -5 और 4, ये पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बनाएंगे आप। ठीक है, 3 -5 पहली पंक्ति, इसको मैं स्तंभ में लिखता हूँ 3 -5, दूसरी पंक्ति -5 4, तो -5 4। ठीक है, देखो इस आयु में इस आयु में क्या अंतर है, वही है, क्योंकि पहली पंक्ति और पहला देखो स्तंभ समान है, 3 -5 3 -5, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो वही आएगा, पहला स्तंभ ही आएगा। और दूसरी पंक्ति -5 -4, ये दूसरा स्तंभ है, -5 और 4, -5 4, ये दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ सेम है। तो कहने का मतलब देखो, मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव समान होते हैं तो वो सम्मित आयु होता है। मुख्य विकर्ण ये है, और इसके देखो इधर और इधर देखो -5 -5 है, तो इसलिए ये सम्मित आयु है। ठीक है, इसी तरह ये मुख्य विकर्ण है,
मुख्य विकर्ण के अवयव इधर देखो -2 8 8 6 6, यानी कि पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव समान होंगे। दूसरी पंक्ति देखो 3 -2 8 पहली पंक्ति, 3 -2 8 पहला स्तंभ समान है। दूसरी पंक्ति देखो -2 5 6 और दूसरा स्तंभ -2 5 6 सेम है। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ समान हो। तीसरी पंक्ति 8 6 7 और 8 6 7 तीसरा स्तंभ समान है। तो कहने का मतलब है मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव अगर समान होते हैं तो वह सममित अवयव होता है। ठीक है, इसी तरह क्योंकि इसका ट्रांसपोज लोगे यही आएगा, इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बदलेंगे, यही तो है पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे, सेम ही तो है। तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ सेम है, यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो वही रहेंगे अवयव, क्योंकि पहली पंक्ति पहले स्तंभ के बराबर है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ के बराबर है, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ के बराबर है। तो इनको आपस में चेंज करने पर यही अवयव प्राप्त होने वाला है, इसलिए ये सममित अवयव है। इसी तरह देखो मुख्य विकर्ण ये है, इनके दोनों तरफ अवयव समान है। देखो H H G G F F, तो ये क्या है, सममित अवयव है। ये मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव M M N N और Q Q ये समान है, तो सममित अवयव है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव एक वर्ग अवयव A विषम सममित अवयव कहलाता है यदि और केवल यदि A बराबर -A का ट्रांसपोज, यानी A का परिवर्त अवयव जो है, ठीक है, A का अगर परिवर्त अवयव लेते हैं उसके ऋणात्मक के बराबर होता है तो वह विषम सममित अवयव कहलाता है। जैसे ये देखिए 0 -5 और 5 0, ठीक है, ये क्या है, विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव में ये ध्यान रखेंगे मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं और उसके दोनों तरफ अवयव समान किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं, तो वह विषम सममित अवयव कहलाता है। जैसे ये 0 -5, ये ध्यान दें आपके A बराबर हम ले रहे हैं 0 -5 और 5 0। अब मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ, ये इसका ट्रांसपोज लेने पर ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया, ये 5 0 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। ठीक है, अब इसको मैं माइनस कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ 0, इसको -5 और ये +5 और ये 0, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो ये तो हुआ माइनस, और ये किसके बराबर है, A के बराबर है, -A के तुल्य है, ये -A के तुल्य हो गया। ठीक है, माइनस और ये क्या हुआ A, तो -A के तुल्य है। तो A का ट्रांसपोज जो है वो -A के तुल्य है, तो A किसके बराबर हुआ, A हुआ -A के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, ये +A इधर पक्षांतर करो -A का ट्रांसपोज, या चिन्ह बदल दो, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो A किसके बराबर है, -A के ट्रांसपोज के तुल्य है। तो इस प्रकार A बराबर -A का ट्रांसपोज, आपको सीधा सीधा है ये ध्यान रखना है। मुख्य विकर्ण के अवयव, इसकी पहचान यही है। विषम सममित अवयव की पहचान क्या है, मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, और शेष अवयव जो हैं इसमें मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव जो हैं समान किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। जैसे देखो ये सारे के सारे क्या हैं, 0 हैं, और ये -3 और ये +3 विपरीत चिन्ह के हैं, ये -7 +7 विपरीत चिन्ह का है, -8 और +8 समान किंतु विपरीत चिन्ह के, समान हैं और विपरीत चिन्ह के हैं, समान हैं और विपरीत चिन्ह के हैं। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव समान और विपरीत चिन्ह के होते हैं, वो विषम सममित अवयव होते हैं, और मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव समान होते हैं, वो सममित अवयव कहलाते हैं। जैसे मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, शून्य, और उसके दोनों तरफ अवयव क्या होने चाहिए, समान और विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। तो H -H G -G F -F, इस प्रकार ये विषम सममित अवयव के उदाहरण हैं। ये आपके 0, ये 0 और ये भी 0। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो ये मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य हैं, और ये समान और विपरीत चिन्ह के, देखो -M +M समान है, विपरीत चिन्ह के हैं, -Q +Q है, तो ये विषम सममित अवयव है। इसमें नोट ये है, सममित और विषम सममित अवयव के लिए
ए बराबर ए आई जे अगर विषम सममित आव्यूह है तो ए का जो ट्रांसपोज होता है वो होगा ए जे आई और एम इंटू एम क्रम का रहेगा विकर्ण, यानी ए का ट्रांसपोज ए गुणा ए जे आई के रूप में हो जाएगा, क्योंकि पंक्तियां स्तंभ में बदल जाएगी, स्तंभ पंक्तियों के रूप में बदल जाएगी। और ये किसके बराबर होगा? माइनस ए आई जे एम इंटू एन के बराबर है, यानी ए आई जे जो होता है वो माइनस ए जे आई के तुल्य होगा, या ए जे आई जो है वो माइनस ए आई जे के तुल्य होता है, अर्थात इनके अवयव बदल जाते हैं। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ये विषम सममित अवयव की पहचान है। ये आपके गुणधर्म हैं कि मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विषम सममित अवयव में मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य। और मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव जो होते हैं समान किंतु विपरीत चिन्ह के होते हैं। मुख्य विकर्ण के दोनों तरफ अवयव समान और विपरीत चिन्ह के होते हैं। ये दो विशेषताएं अगर आप ध्यान रखो तो आपको पता चल जाएगा, देखते ही पता चल जाता है कि ये विषम सममित अवयव है या नहीं है। अब सममित अवयव और विषम सममित अवयव के कुछ गुणधर्म हैं। वो गुणधर्म पहला है, यदि दो अवयव ए और बी योग और गुणन के लिए अनुकूलनीय है, यानी योग किया जा सकता हो, गुणा किया जा सकता हो, तब ये गुणधर्म है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। यानी पहले योग करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज करके और फिर योग करें, मान बराबर ही प्राप्त होता है। ये गुणधर्म है। इसी तरह अंतर के लिए भी सत्य है। ए और बी का अंतर करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोजों का अंतर लो तो ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले योग करो और फिर ट्रांसपोज, और पहले ट्रांसपोज लेकर और फिर योग करो, मान बराबर ही प्राप्त होता है। दो अवयवों का ट्रांसपोज का योग करो या योग करके ट्रांसपोज लो, बराबर मान प्राप्त होता है। इसी तरह अंतर के लिए भी सत्य है। दोनों का अंतर करके ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेकर अंतर करो, मान क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। ये हम सत्यापित करेंगे एग्जाम्पल में। ठीक है, इसी तरह के कोई वास्तविक संख्या या कोई अचर संख्या हो या कोई अदिश संख्या हो, उसके लिए के ए का ट्रांसपोज होगा, के गुणे में है बाहर आ जाएगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसी तरह अगर तीसरा गुणधर्म है कि ए गुणा बी, ए और बी का गुणा करके और ट्रांसपोज लेते हैं, या बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज को ए के ट्रांसपोज से गुणा करते हैं तो मान क्या होता है? बराबर प्राप्त होता है। ये ध्यान रहे थोड़ा सा, ये थोड़ा सा आपको गुणन के लिए ध्यान रहेगा। ए गुणा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन ए गुणा बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज सत्य है। ये हमेशा सत्य है, ये ध्यान रखेंगे। व्युत्कर्ण में व्युत्क्रमणीय नियम लगेगा, पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज। इसी तरह व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं ए बी सी का जो ट्रांसपोज होता है वो सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, यानी कि उल्टा चलता है व्यापक रूप में। ठीक है, ए बी सी का ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज गुणा बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज गुणा बी का ट्रांसपोज इसके बराबर नहीं होता। ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज उल्टा नहीं होता है। ठीक है, ये इस प्रकार नहीं होता है, तो ये ध्यान रहेंगे। ये आपके गुणन के का ट्रांसपोज का नियम है। तो ए बी का ट्रांसपोज होता है बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज, न कि ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के गुणे के बराबर नहीं होता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ए बी का जो ट्रांसपोज है वो ए का ट्रांसपोज गुणा बी के ट्रांसपोज के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, ये ध्यान रहेगा, लेकिन ये आपके होता ही है। तो ये व्युत्क्रमणीय नियम है, थोड़ा ध्यान रखेंगे गुणन के लिए। ठीक है, यदि ये हम सत्यापित करेंगे एग्जाम्पल में, सिद्ध करेंगे हम। यदि ए वर्ग अवयव है तो ए प्लस ए टी तथा ए गुणा ए टी या ए टी गुणा ए, ये सब के सब क्या हैं? एक सममित अवयव होते हैं। ये भी सममित अवयव है। अगर ए वर्ग अवयव है तो ए और ए का ट्रांसपोज का योग जो होता है या इनका गुणनफल जो होता है वो एक सममित अवयव होते हैं। और अंतर जो होता है ए माइनस ए टी या ए टी माइनस ए एक विषम सममित अवयव होता है। ये भी हम सत्यापित करेंगे। और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज
ए के बराबर ही होता है, क्योंकि पंक्तियों को स्तंभ में बदलें तो ए का ट्रांसपोज और पुनः पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो फिर से वही ए प्राप्त हो जाएगा। और ये भी आप सिद्ध करेंगे हम एग्जाम्पल में, ए बराबर 1/2 ए प्लस 80 और प्लस 1/2 ए माइनस 80। देखो 1/2 कॉमन, ए और ए कितना आ जाएगा 2a, ए का ट्रांसपोज और माइनस ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा और 1/2 ए और 1/2 ए के बराबर हो जाएगा। इसको अगर हम b प्लस सी लिखें, जहाँ पर ये इसको आप b लिख दें और इसको c लिख दें, तो b बराबर 1/2 ए प्लस 80 यानी एक सममित आव्यूह है और c बराबर 1/2 ए माइनस 80 एक विषम सममित आव्यूह है। इसी तरह आठवां और अंतिम आपके गुणधर्म है, दो आव्यूह एक ही क्रम के समान आव्यूह कहलाते हैं। दो आव्यूह एक ही क्रम के होने चाहिए और ये समान आव्यूह कहलाते हैं यदि उनके संगत अवयव समान हो। संगत का मतलब है एक ही पोजीशन के अवयव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जैसे a बराबर, ये मैंने 2x3 क्रम का ये अवयव लिया है, तो ये भी 2x3 क्रम का अवयव b अगर समान है, ये a तथा b अवयव समान अवयव हैं, तो ये एक ही पोजीशन यानी 1 1 पोजीशन, ये 1 1 पोजीशन, ये l का मान क्या होगा 3। ये पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ का अवयव है, तो m किसके बराबर होगा -2 के और n होगा 0 के बराबर। x किसके बराबर होगा 4 के, y किसके बराबर होगा 5 के, z बराबर -7। अगर ये दोनों समान हैं तो एक ही पोजीशन के अवयव जो हैं समान होंगे। तो ये पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका दूसरा अवयव, इसका दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये समान होंगे। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कल, आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ये आपके गुणधर्म हो गए।